हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना रीट का जो एग्ज़ाम है उसका जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर है, उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो आज हम 2021 का प्रीवियस ईयर देखेंगे। और देखिए, जो ये परीक्षा तिथि आपका है, ये 26/9/2021 में ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका रीट का लेवल 1 है और लेवल 2 को भी हम आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और आपका ये बाल विकास है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसको प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रीवियस ईयर, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हो, वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उससे संबंधित आने वाले, अगर आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो भी चीज़ें हैं वो अगर आएंगी तो आपको वहाँ से वो क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए बात किसकी किया गया है, अल्बर्ट बंडूरा जी का बात किया गया है। तो जहां आपको अल्बर्ट बंडूरा जी दिखे वो उनको क्या सोशल से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सोशल लर्निंग थियरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही कर लीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, हम थोड़ा से इनके बारे में जानते हैं। अल्बर्ट बंडूरा है कौन, क्या चीज़ें कैसे हैं इनके बारे में। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित जो अधिगम का सिद्धांत है, हमने अभी आपको बताया कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, अल्बर्ट बंडूरा ने किया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने किया। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जो आपका है वो अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से क्या करता है, सीखता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, अगर कुछ भी चीज़ें सीखता है तो वो अवलोकन करता है, नकल करता है और आदर्श व्यवहार के साथ, मतलब आदर्श व्यवहार जैसे कि अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसको वो सीखता है। तो इनका ये कहना था, ठीक है। एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देखिए, समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम क्या है। तो देखिए सिंपल सा है कि जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको क्या करना, इग्नोर करना, पॉजिटिव चीज़ों को क्या करना, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो वही क्या है आपका कि वो आपके सामाजिक अधिगम यही कहलाता है। बस सीधे सीधे याद रखिएगा कि निगेटिव को इग्नोर करना, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, ये हमारा सामाजिक अधिगम है। देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा सामाजिक अधिगम है, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसको किसके बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को हम व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की क्या कहेंगे, योजक कड़ी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत जो आपका है वो ध्यान, स्मृति और प्रेरणा प्रेरणा तीनों को क्या करता है, संयोजित करता है। किसको, ध्यान को, स्मृति को और प्रेरणा को। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किन चीज़ों को संयोजित करता है। तो ऑप्शन में आपको ध्यान, स्मृति, प्रेरणा दे सकता है और भी कुछ चीज़ें दे सकती हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से अधिगम, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप कर लेंगे। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। तो देखिए, रेमंड कैटल, ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 0.8। तो देखिए इनके द्वारा जो व्यक्तित्व प्रस्तावित किया गया था आपका, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है, 16। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, रेमंड कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब इसमें से देखिए होता क्या है कि कैटल व्यक्तित्व के सील-गुण सिद्धांत से क्या है, संबंधित है। और कैटल के अनुसार क्या है, आपके मूल सील-गुण कितने हैं, 23 हैं, जो समान व्यक्ति में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि कैटल के अनुसार समान व्यक्तियों में कितने सील-गुण पाए जाते हैं। तो आप वहां पर आंसर देंगे 23। और जो 12 है, ठीक है, जो 12 है वो ऐसे सील-गुण है जो असमान व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि असमान में कितना पाया जाता है, 12 पाया जाता है, ये याद रखिएगा।
और 23 में से जो 16 है, 16 को कैटल ने क्या किया, महत्वपूर्ण बताया। पूछ सकता है कि 23 में से कितने गुणसूत्र को सील गुण सॉरी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि 23 में से कैटल ने कितने सिलगुड़ सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया, तो 16 सिलगुड़ सिद्धांत को, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको बता दे 16 पीएफ की संज्ञा। तो ये पूछ सकता है कि 16 पीएफ की जो संज्ञा दी गई तो वो क्यों दी गई, ठीक है, तो ये किसके लिए दी गई, तो देखिए किसके लिए दी गई, कि मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की, जिसे क्या कहे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 पीएफ, ठीक है, जो मापने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रश्नावली तैयार किया गया, उसी को 16 पीएफ की क्या दी गई, संज्ञा दी गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मुझे लगता है ना, दो विपरीत इच्छा हो, एक सेकेंड, हम 2021 का आपको करा दिए हैं पहले में, चलिए हम 2022 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2021 जो आपका था ये पहली वीडियो में हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहली वीडियो में आपका हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं कि मैंने ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। हाँ, मैंने करा चुके हैं, क्योंकि मैंने कोठारी का पढ़ाया ही था, प्रोफेसर यशपाल का भी, ठीक है। चलिए हम 2021 के बाद जो अगला है उसको देखते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, चलिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो बच्चे देखिए नहीं देखे होंगे, ठीक है, आप सभी क्या करिएगा, ये इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई है क्लास 1 उसमें जाके देख लीजिएगा, तो वो 2021 का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। वो गलती से मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने कितना पढ़ाया है। तो चलिए 2018 जो 11/2/2018 में जो आपका पेपर हुआ था, हम उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चलते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करेंगे और इसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है डिस्कैल्कुलिया, सी है डिस्ग्राफिया, डी आपका है कि ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। तो उत्तर क्या होगा दीजिएगा। देखिए अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई है, जब लिखावट में कठिनाई होगी तो क्या होगा, तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। देखिए एक होता है आपका डिसलेक्सिया, एक होता है डिस्कैल्कुलिया, एक होता है आपका डिस्ग्राफिया। तो इस तरीके के जितने भी है उसको याद रखिएगा। ये थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसमें क्या क्या है। देखिए जो डिस्ग्राफिया आपका होता है आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का आपका अधिगम विकलांगता है। इससे जो ग्रसित बच्चा होता है उसमें होता क्या है कि वो लिखने में कठिनाई महसूस करेगा, और इस विकार में छात्र का लेखन धीमा, मतलब वो जो लिखता है वो धीरे धीरे लिखेगा, बहुत भद्दे तरीके से लिखेगा, और वो मतलब गलत फलत इधर उधर लिखेगा, ठीक है, मतलब त्रुटिपूर्ण लिखेगा। और छात्र लिखते लिखते शीघ्र ही थक जाता है और अपनी अंगुलियों में दर्द महसूस करने लगता है, मतलब उसका लिखने के प्रति थोड़ा भी मन नहीं रह गया, इधर उधर करेगा और उल्टा सीधा लिखेगा। आप बोलेंगे कुछ तो लिखेगा कुछ, अगर आप कहेंगे कैलकुलिया लिखो तो वो डिस्ग्राफिया लिख देगा। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे में आती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। थोड़ा ये ऑप्शन हम इसको ऐसे करेंगे, दिख रहा होगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा है, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन ए है कि अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, बी है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, सी है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, डी है कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। अब देखिए योगात्मक आकलन क्या होता है ये पूछा है। तो देखिए जो आपके सत्र का जो लास्ट वाला होता है, ठीक है, सत्र के अंत में जो शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन होता है उसी को हम योगात्मक आकलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही, इसको सही करिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही सही पता चले। देखिए सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का जो अंतिम आकलन है उसी को हम क्या कहेंगे, योगात्मक आकलन, इसको याद रखिएगा। और योगात्मक आकलन के अंतर्गत जो शिक्षक है शैक्षिक सत्र के अंत में मापन प्रक्रिया के माध्यम से यह जानने का क्या करता है, प्रयास करता है कि छात्र ने कितना सीखा,
मतलब जैसे आपने पूरा पढ़ा लिया, तो आप जो सत्र है, जो ईयर है, ईयर के लास्ट में बच्चे का क्या करेंगे कि जो प्रदर्शन है जो भी है उसका आकलन करेंगे कि मतलब इस साल में बच्चा ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, ताकि शिक्षक जानकारी प्राप्त कर सके कि पूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान शैक्षिक प्रक्रिया कितनी प्रभावपूर्ण रही। मतलब उनका सीधा सीधा ये है, ये आपका जो योगात्मक आकलन है ये इसलिए होता है कि शिक्षक जो है वो बच्चे को पता कर सके कि बच्चे ने इस साल कितनी चीज़ें सीखी और कितनी चीज़ें रह गई हैं, और हमने जो पढ़ाया वो कितना प्रभावपूर्ण रहा, वो कितना मतलब इफेक्टिव रहा बच्चे के प्रति, बच्चा कितना सीख पाया कितना नहीं सीख पाया। इसीलिए ये आकलन किया जाता है। कौन सा आकलन? आपका योगात्मक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी है रचनात्मक बुद्धि, सी है प्रकृतिवादी कौशल, डी आपका है कि व्यवहारिक बुद्धि। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी कौशल। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। चलिए अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने किस बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें गार्डनर महोदय ने 9 श्रेणियों में विभाजित किया। ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये कितने श्रेणी में बटा? आपका 9 श्रेणी में बटा। इसको याद रखिएगा। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा आपका है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा आपका है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गति बुद्धि, पांचवा आपका है सांगीतिक बुद्धि, छठवां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, और सातवां आपका है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, आठवां आपका है कि प्रकृतिवादी बुद्धि, और नौवां आपका है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो आपके प्रश्न में क्या था कि जो सुझाई गई बुद्धि है वो किसमें से एक है, तो वो श्रेणी जो आपकी है वो प्रकृतिवादी कौशल से आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपने सी सही कर लिया था। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके जो 2 ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे हैं, तो थोड़ा इसको केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि उसको हम पूरा ना सामने सामने से आपको नहीं दिखा पाएंगे। अब ये पेज दिखा के फिर नेक्स्ट पेज पर जो 2 ऑप्शन है उसको दिखाएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। आप सभी को पता है, निम्नलिखित में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। मतलब अगर बच्चा 2 भाषा बोल रहा है, तो अगर 2 भाषा बोलने की क्षमता है तो उस बच्चे के लिए सही लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए कि अवधारणा गठन में सुविधा होगी बच्चे के, बी है कि विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आइए हम आपका ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, देखिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है उसमें दिया गया है कि संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, तो ये भी होगा, सिंपल सा बात है। तो हमारे क्या है, ए बी सी तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सा दे दिया गया कि अगर कोई भी बच्चा है अगर एक से अधिक भाषा बोल रहा है, ठीक है, तो एक से अधिक भाषा बोलने में अगर समर्थ है तो बच्चे को विभिन्न कौशल सीखने में सहायता मिलती है। तो आप सभी को पता है, हमने ये बता दिया कि अवधारणा गठन में, विश्लेषणात्मक तर्क में और संज्ञानात्मक लचीलेपन में। तो ये हो गया। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। और ब में क्या है, देखिए ये जो है ना, ये मतलब जैसे कि ए है और बी इस तरीके टाइप का दिया है, ठीक है। और ब क्या है कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए है समानता, बी है आलोचनात्मक सोच, सी आपका है कि एकीकृत सोच, डी आपका है कि अवधारणा मानचित्रण। तो इसमें देखिए आपकी कौन सी थिंकिंग चल रही है। तो सिंपल सी चीज़ है कि न केवल यह पूछ रहा है
कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहा है कि कैसे और क्यों हुआ। जब ये इतना ज़्यादा पूछ रहा है तो मतलब इसका जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त गतिविधि के माध्यम से अध्यापक बच्चों में आलोचनात्मक सोच को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है बढ़ावा देने की। अब आलोचनात्मक सोच के माध्यम से शैक्षिक गतिविधि के दौरान एक शिक्षक द्वारा छात्र से प्रश्न पूछकर पाठ्यपुस्तक के सर्वकालिक महत्व तथा कमियों की जानकारी प्राप्त किया जाता है, ताकि अंत में तुलना के आधार पर पाठ्यपुस्तक के गुण, दोष और समग्र उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि सकारात्मक नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए है मानवतावादी, बी है व्यवहार, सी है संज्ञानात्मक, डी है सामाजिक। देखिए थोड़ा खटपिट की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा आप सभी एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। और देखिए मैं वेट करते करते कि अभी कितना टाइम हो गया, 5:30 बजने वाला है कि कितना वेट करें। हमसे अभी काम खत्म हो जाएगा फिर आपको क्लास कराते हैं, लेकिन ये लोग पूरे दिन सुबह से खटपट सर पे, समझ जाइए सुबह 7 बजे से ये शुरू हो जाते हैं, शाम के 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक करते रहते हैं। तो चलिए आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 6 के बाद 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि समावेश शब्द का मतलब। ठीक है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। ऑप्शन ए है सर्वाधिक समय, बी है पूरा समय, सी आपका है कुछ समय, डी आपका है कि किसी समय नहीं। ठीक है, समावेश शब्द का जो मतलब है वो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करता है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पूरा समय। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। समावेश होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए समावेश का शब्द का मतलब क्या होता है कि बहुत व्यापक है। ठीक है, शब्द का मतलब बहुत व्यापक है, जिसमें अक्षमता युक्त मतलब बच्चा क्या हो, अक्षमता युक्त हो, तथा उन सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो स्कूल छोड़ दिए हैं। किसको शामिल किया जाता है, जिसमें अक्षमता युक्त बच्चा हो, और उन सभी बच्चों को शामिल करेंगे जो स्कूल छोड़ दिए हैं। और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करने के लिए यथासंभव दृश्यमान और मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखिए ये तो ये हो गया समावेश का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हो उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके चीजों को बताना, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन है थोड़ा ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बड़ा नहीं है। चलिए क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है आगमनात्मक तर्क, बी है निगमनात्मक तर्क, सी है अवधारणा मानचित्रण, डी आपका है परिकल्पना परीक्षण। देखिए जो इसके पहले 2021 का था, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसमें लगभग आपको 10 या 15 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो हम आज वो वीडियो देख लेंगे खोल के कि हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, फिर वो जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसको हम कल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए है सुपर ईगो, बी है आमोद सिद्धांत, सी है द्वंद, डी है दबाव। देखिए जो विश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इद पर आच्छद रखता है, ये क्या कहलाएगा,
जब ईगो ईड पर अच्छत रखेगा तो यह आपका कहलाएगा दबाव। मतलब ये क्या कर रहा है, किसी पर दबाव डाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सिगमंड फ्राइड के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ाते चलेंगे, जो चीज़ें हमें नहीं लग रही इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़े जा रहे हैं। देखिए सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए, हे भगवान, चलिए यहाँ थोड़ा जो रूम है ना, थोड़ा ये क्या कहते हैं, सड़क के पास है तो शोर बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए। कल से मैं कोशिश करूँगी सुबह या मैं नाइट में आपकी वीडियो बना के रख दूँगी, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे शोरगुल आते हैं तो आपको भी डिस्टर्बेंस होता है पढ़ने में। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो आइए, जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने किया। ये याद रखिएगा। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के कितने संप्रत्यय हैं, 2। ठीक है, जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय हैं। पहला क्या आपका है, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। दूसरा क्या आपका है, ईदम, अहम व परा अहम। फ्रायड के अनुसार ईदम मतलब जो ईड है, ठीक है, ये फ्रायड के अनुसार चल रहा है, जो आपका अहम है या जो आपका ईड है, व्यक्ति को अपने दमित इच्छा को तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है। मतलब हम कहते हैं ना इसके अंदर अहम है। तो बच्चा जैसे होता है ना कि अगर किसी के अंदर अहम रहे और आप उससे कुछ कह दीजिए तो उसको लगता है कि इसने मुझे कैसे कह दिया। अगर आपने उन्हें कुछ कह दिया कि आपकी यह गलती है, आप ऐसे हैं, तो उनके अंदर एक अहम होता है कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की। तो उनको ना ये जो ईड होता है, जो इनका अहम होता है, ये इनको उकसाता है कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वो वाली चीज़ें बता रहा है। जबकि जो आपका परा परा अहम होता है, मतलब सुपर ईगो होता है, वो क्या करता है कि सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप एक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मतलब कि जो समाज में की मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसके हिसाब से जो आपका सुपर ईगो है उसके हिसाब से आपको काम करवाता है। ठीक है, और अहम मतलब जो ईगो है, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास कराता है। मतलब जो आपका अहम है, जो ये ईगो बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपका जो वास्तविक जीवन है, मतलब आपके लाइफ की जो रियलिटी है, उससे आपका तालमेल बैठाता है। ये याद रखिएगा। अर्थात ईगो, ईड और सुपर ईगो दोनों पर दबाव के द्वारा आच्छद रखता है। मतलब जो आपका ईगो है और ईड है और सुपर ईगो है, दोनों पर दबाव के द्वारा आच्छद रखता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन ए है हेंस आइसेक, बी है आरबी कैटल, सी है गार्डन आलपोर्ट, डी आपका है कार्ल रॉजर्स। अब देखिए, एक होता है अंतर्मुखता, एक होता है बहिर्मुखता व्यक्तित्व। ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी होती है दो टाइप की होती है। ठीक है, इंट्रोवर्जन होती है और एक एक्सट्रावर्जन होती है। तो इसके बारे में पूछा है कि जो ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन है, इसका जो लक्षण है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपके हेंस आइसेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, छात्र के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा अपने अपने प्रयोग के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, ये सभी आपको पता है। जिसमें जो हेंस आइसेक या आइजेंक इसको कहते हैं, ने व्यक्तित्व को 4 भाग में बांटा। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा है, हेंस आइसेक, इन्होंने 4 भाग में बांटा है। पहला क्या आपका है, अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा स्थिर, चौथा अस्थिर। इसको याद रखिएगा। जबकि यही जो आपके आलपोर्ट महोदय हैं ने सिलगुड़ के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, आलपोर्ट ने सिलगुड़ के आधार पर क्या किया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। लेकिन और यहाँ पर जो आइसेक है, इन्होंने 4 भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा भाग आपका है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। यहाँ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। अब प्रेरणा के बारे में आपका उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि छात्र मतलब आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहते हैं, क्या ये प्रेरणा है आपका। बी कि छात्र ब सक्रिय हैं और अपने गणित वर्ग में अच्छा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका है, बी में देखिएगा क्या दिया गया है कि छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा, और थोड़ा सा इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, आगे है अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है कि छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है, वह अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछा आपसे क्या है, प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा तो यही है ना कि हम प्रेरणा कब हमारे अंदर आती है, जब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्या होगा, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उसे पाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये हमारे अंदर जब प्रेरणा आती है, अंदर से प्रेरणा आती है, तभी हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतः की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। ऑप्शन है कि एक शुरुआत, बी अपने आप में एक अंत, सी है कि एक शुरुआत तथा अंत, डी है कि उपरोक्त से कोई नहीं। देखिए जो आपका बाहरी प्रेरणा होता है एक अंत की युक्ति है, तो जो आपका आंतरिक प्रेरणा होगा तो ये क्या होगा, ये अपने आप में एक अंत है, ठीक है। आंतरिक मतलब अपने अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसको सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 13 पर हम। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका जो ऑप्शन है हम इसके बाद दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है दिमागी और आरोग्यता, सी आपका है अधिगम, डी है द्वंद। तो क्या कहलाएगा ये, तो आइए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही कहलाएगा। तो दिमागी आरोग्यता ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अब आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे आखिर है क्या। देखिए जो आपका मानसिक आरोग्यता है वो स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, आप सभी को पता है। और यह सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास रहता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास रहेगा, वह जीवन के समान तनाव का सामना कर सकता है, ये भी रहेगा, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम भी कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में भी सक्षम होता है। इसलिए एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो दिमागी आरोग्यता कहलाता है, ठीक है। आरोग्य कहलाएगा, क्योंकि देखिए आरोग्य मतलब क्या है, आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि आपके पास कोई रोग नहीं है तो आप थोड़ी बहुत चीज़ों का सामना भी कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप अच्छी भी कर सकते हैं, आपके साथ बुरा भी हो सकता है, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, आप बहुत बढ़िया काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और वास्तविक व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रतिकरण, बी है परिमेयकरण, सी आपका है प्रतिगमन, डी आपका है दमन। तो देखिए एक समायोजन तंत्र के अतीत, वर्तमान और प्रस्ताविक व्यवहार के अनुमोदित कारण में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। तो जब ये शामिल होगा तो आपका परिमेयकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रियात्मक कारक, बी है मनोवैज्ञानिक कारक, सी है सामाजिक कारक, डी है अन्य कारक। देखिए यहाँ पर आप सभी उत्तर बताइए क्या होगा। तब तक हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए हम आपको एक्सप्लेन इसलिए करते हैं
क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पूरी तरीके से आप थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने थ्योरी पढ़ा है एक बार, ठीक है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपकी जो थ्योरी है वो रिवाइज हो जाती है और आपको क्वेश्चन भी पता चल जाता है और उस क्वेश्चन से रिलेट करके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आप ये भी वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। नहीं तो हम भी आपको कम से कम 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन फटाफट करा के हटा देंगे, कोई वो नहीं है। लेकिन तो हम इसलिए आपको एक्सप्लेन कराते हैं ताकि आप सारी चीज़ों को पढ़ें। इसमें से आपको ज़रूरी नहीं कि हम 2021 का आपको पढ़ा रहे हैं या 2018 का, तो वही क्वेश्चन सेम आएगा। देखिए, टॉपिक वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। अगर उसी टॉपिक से आना है तो उस टॉपिक से आपसे कुछ दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जब उस टॉपिक से हम रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसे बता लेंगे। इसलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हम सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक कारक। अब थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आखिर है क्या। देखिए, स्कूल संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है और ये होता क्या है कि यह पहलू सामाजिक कारक श्रेणी से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये किससे है, श्रेणी सोशल फैक्टर से है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है उसे हम कल करेंगे। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको प्रीवियस ईयर ऐसे करा देंगे। आपका एग्ज़ाम आते आते हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा देंगे। और देखिए, आप यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और देखिए, प्रैक्टिस सेट करने का आपको जो सही तरीका है बता देना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट आपका होता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, आप अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले 1 से लेकर 15 तक क्या है, गिनती लिख लीजिए। आप पहले अपने से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब हम बताते हैं सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाकी लास्ट में आप काउंट करिए कि 15 में से आपने 10, 5, 15 में 15 या 8, 9 जितने भी आपने नंबर मतलब गेन किया है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपको बता देना चाहते हैं जो हमारे सीटेट के बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं और हमने जितना भी प्रैक्टिस सेट उन्हें कराया है, हमने हर प्रैक्टिस सेट में उन्हें बताया है और वैसे ही करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी थे कि हमने इतने नंबर में से हम इतना नंबर गेन किए हैं या इतना मेरा हो रहा है। देखिए, आप घबराने की कोशिश मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमारा 2 से ही होगा, 4 से ही होगा, 5 से ही होगा, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस सेट होता क्यों है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तभी हमारे नंबर बढ़ते हैं। अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो आज 2 आ रहे हैं, कल 4 आएंगे, परसों 10 आएंगे, कभी आपके एक दिन ऐसा आएगा जिसमें 15 का 15 आपका आ जाएगा। तो चलिए, बाकी जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, क्या करनी है, वो अलग से वीडियो हम आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाकी अगर आपको और भी सब्जेक्ट चाहिए तो हम देखते हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। तो थैंक यू एवरीवन।